22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनके तैयार हो जाएगा और सभी लोग वहां पे भगवान के दर्शन करने जा सकेंगे। राम मंदिर 500 सालों से इस मुद्दे पे विवाद चल रहा है और जैसे जैसे राम मंदिर खुलने की डेट नजदीक आ रही है वैसे ही देश में पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी बढ़ने लगे हैं। अब इसको डिटेल में समझने के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम राम मंदिर और इससे जुड़े 500 साल के इतिहास में हुई इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स को जाने, जिससे आपको क्लियर हो सके कि कैसे राम मंदिर का ये विवाद 500 सालों तक चला और इंडिपेंडेंस के इतने सालों तक भी इसे क्यों नहीं सुलझाया गया और कैसे राम मंदिर एक पॉलिटिकल एजेंडा बन गया। इन सभी पॉइंट्स पे बात करेंगे आज इस वीडियो में। इस पूरे डिस्प्यूट की शुरुआत हुई ईयर 1528 में, जब बाबर के आर्मी जनरल मीर बाकी ने अयोध्या में सिचुएटेड एंशिएंट राम मंदिर को तुड़वा के एक मस्जिद बनवाई, जिसको बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से भी जाना जाने लगा। तोड़े गए मंदिर के ब्रिक्स और पिलर्स को मस्जिद की ही कंस्ट्रक्शन में फिर से यूज किया गया। कुछ हिंदू टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जिस प्राचीन राम मंदिर को मीर बाकी ने तोड़ा था उसे एक हिंदू किंग विक्रम आदित्य ने बनाया था। ईयर 1528 के बाद ये पूरी जगह डिस्प्यूटेड हो गई थी। बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था बाबरनामा 1598 में, जहां उन्होंने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने के इस इंसिडेंट को मेंशन किया है। इसके अलावा बहुत सारे यूरोपियन टेक्स्ट में भी ये बात मेंशन्ड है। कुछ रिकॉर्ड्स का ये भी मानना है कि मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई थी, ना कि बाबर के जनरल मीर बाकी ने। औरंगजेब और बाबर के बीच इस कंफ्यूजन को लेकर बहुत सारे हिस्टोरियंस अलग अलग एक्सप्लेनेशन देते आए हैं। खैर, लंबे समय तक हिंदू इस जगह पर अपने राइट्स को लेकर मांग करते रहे हैं, जिसके चलते हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में बहुत डिस्प्यूट भी चलता रहा है और इसी में से एक डिस्प्यूट का जिक्र मिलता है जो ईयर 1855 के आसपास हुआ था। दोनों कम्युनिटीज में बहुत झगड़ा हुआ, जिसके बाद इस जगह का थोड़ा हिस्सा हिंदू कम्युनिटी ने अपने अधिकार में भी ले लिया। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद में पूरे इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में एक बहुत मेजर चेंज होता है। हम बात कर रहे हैं ईयर 1856 और 7 में हुए फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर की, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि झांसी और ग्वालियर के साथ साथ अयोध्या सिटी भी ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी रूल के अंडर आ जाती है। जिसके बाद अयोध्या डिस्प्यूट पे फ्यूचर में कम्युनल राइट्स की पॉसिबिलिटी को देखते हुए ब्रिटिशर्स राम जन्मभूमि के विवाद को सुलझाने की कोशिश करते हैं और वो इस चीज का सोल्यूशन ऐसे निकालते हैं कि अयोध्या के डिस्प्यूटेड एरिया में दोनों ही कम्युनिटीज के लोग अपने रिलीजन रिचुअल्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर साल 1885 में राम जन्मभूमि का ये डिस्प्यूट कोर्ट में चला जाता है और इसकी शुरुआत करते हैं महंत रघुवीर दास। महंत रघुवीर दास जी फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में पहला और फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दूसरा सूट फाइल करते हैं। वो राम चबूतरे के सामने मंदिर निर्माण की परमिशन की डिमांड करते हैं, लेकिन दोनों ही जगह पे उनकी ये अपील रिजेक्ट कर दी जाती है, जिसका रिजल्ट ये था कि हिंदू कम्युनिटी इंडिपेंडेंस मिलने तक मस्जिद के बाहर स्थित राम चबूतरे के नीचे भगवान राम की मूर्ति की पूजा किया करते थे। ये चबूतरा मस्जिद की ईस्ट साइड में सिचुएटेड था और इसे राम चबूतरा भी बोला जाता था। अब 1947 में इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन बनता है, लेकिन राम जन्मभूमि पे आज भी वही सोल्यूशन लागू था जो ब्रिटिशर्स देके गए थे। लेकिन सिचुएशन जल्दी ही चेंज होती है। 22 दिसंबर 1949 को एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने राम जन्मभूमि के डिस्प्यूट की डायरेक्शन ही हमेशा के लिए बदल दी। हुआ यूं कि बाबरी मस्जिद के मुखिया गुंबद के अंदर राम सीता की एक मूर्ति पाई गई और ये एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट था। अगली सुबह तक इस घटना की न्यूज पूरे एरिया में फैल गई और वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होने लगे। जब लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ लगनी शुरू हो गई तो वहां पे कम्युनल राइट्स जैसी सिचुएशन बन गई और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पीएम नेहरू तब के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को ये ऑर्डर देते हैं कि उन मूर्तियों को मस्जिद के मुख्य गुंबद से निकालकर वापस राम चबूतरे में रख दिया जाए। लेकिन के नायर उस वक्त पीएम का ऑर्डर नहीं मानते और उन मूर्तियों को वहां से मूव करने से मना कर देते हैं। उनके इस रिप्लाई के बाद चीफ मिनिस्टर गोविंद बल्लभ पंत उन्हें मूर्ति हटाने के लिए प्रेशर करते हैं, लेकिन के नायर उनके भी ऑर्डर्स फॉलो नहीं करते और वो इस मुद्दे को कोर्ट में सुलझाने की सलाह देते हैं। तो अब ऑर्डर्स फॉलो ना होने पर मूर्तियों को जाल से ढक दिया जाता है और लोकल्स वहां पर राम भगवान की पूजा करना शुरू कर देते हैं। बट कुछ दिन बाद ही गवर्नमेंट उस एरिया को विवादित घोषित कर देती है और वहां की एंट्रेंस पे ताला लगा देती है। कहते हैं कि अगर उस दिन के नायर पीएम नेहरू का ऑर्डर फॉलो कर लेते तो राम मंदिर का विवाद कभी सॉल्व हो ही ना पाता और पीएम के ऑर्डर फॉलो ना करने का खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। उन्हें अपनी जॉब से हाथ धोने पड़े। 1950 में उन्हें एक अर्ली रिटायरमेंट दे दिया गया। खैर, अब इस हिस्टोरिक इंसिडेंट के बाद और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स होने बाकी थे। 1986 में राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है
जिसमें हिंदू कम्युनिटी को डिस्प्यूटेड जगह पे पूजा करने की परमिशन दे दी गई। अब उस समय पे राम मंदिर पे पॉलिटिक्स भी बहुत तेजी से शुरू हो गई थी, जिसे समझने के लिए हमें 6 साल पीछे आना होगा। ये बात है 1980 की। जनता पार्टी से अलग होकर एक नई पार्टी बनती है, भारतीय जनता पार्टी, जो कि हिंदू नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी के साथ सामने आती है। अब इसके बाद ईयर 1984 में 2 बड़े इंसिडेंट्स होते हैं। पहला, जनरल इलेक्शंस, जिसमें बीजेपी को सिर्फ 2 सीट्स मिलती हैं, और दूसरा, बीजेपी लीडर लाल कृष्ण आडवाणी की लीडरशिप में विश्व हिंदू परिषद राम जन्मभूमि मूवमेंट कैंपेन शुरू करता है। 1986 के सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन के बाद राम मंदिर के निर्माण की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, और बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद भी इस बात को लगातार गवर्नमेंट के सामने रखने लगते हैं। जिसके बाद खुद कांग्रेस पार्टी और राजीव गांधी, जो कि उस समय के पीएम थे, इस बात को समझ चुके थे कि राम मंदिर एक बहुत बड़ा फैक्टर है आने वाले 1989 के जनरल इलेक्शंस में। जिसका रिजल्ट ये था कि खुद राजीव गांधी 1989 के जनरल इलेक्शंस के कैंपेन की शुरुआत अयोध्या सिटी से ही करते हैं। अब इलेक्शंस के रिजल्ट में राम मंदिर के डिस्प्यूट का इंपैक्ट साफ साफ दिखा। जिस पार्टी ने 1984 में सिर्फ 2 सीट्स जीती थी, उसी बीजेपी ने 1989 के इलेक्शंस में 85 सीट्स जीती। हाउएवर गवर्नमेंट कांग्रेस की ही बनी और राजीव गांधी फिर से पीएम बन गए। 1990 में बीजेपी और वीएचपी सरकार के सामने राम मंदिर के निर्माण को लेकर पब्लिक सपोर्ट गेन करने के लिए एक और मैसिव कैंपेन करते हैं, जिसे अयोध्या रथ यात्रा या राम रथ यात्रा भी कहा जाता है। ये कैंपेन 1 महीने तक चला, गुजरात के सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक, और इस कैंपेन को भी लाल कृष्ण आडवाणी ही लीड कर रहे थे। अब बीजेपी के इस कैंपेन को लोगों का बहुत सपोर्ट मिला। लोग देश के अलग अलग कोने से उन्हें सपोर्ट करने के लिए आने लगे, जिसकी वजह से कम्युनल राइट्स जैसी सिचुएशन पैदा होने लगी। एंड एज अ रिजल्ट यात्रा रोककर लाल कृष्ण आडवाणी जी को अरेस्ट कर लिया गया बिहार पुलिस के द्वारा, और यूपी पुलिस ने भी लगभग 1.5 लाख यात्रियों को अरेस्ट कर लिया। फिर भी 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में ये यात्रा कंप्लीट हो जाती है। फिर ये बात है उसी साल के 2 नवंबर की, जब कार सेवक हनुमानगढ़ी से राम जन्मभूमि की एक और यात्रा कर रहे थे। तो इस यात्रा को रोकने के लिए तब यूपी के चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव कार सेवक पर गोली चलाने का ऑर्डर दे देते हैं, और उसी ऑर्डर को फॉलो भी किया जाता है, जिसमें 15 कार सेवक की डेथ हो जाती है। लेकिन ये नंबर भी क्लियर नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि नंबर 50 या 60 लोगों से भी ज्यादा है। इसके 2 सालों बाद एक और बड़ा इंसिडेंट हुआ, जिसमें बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया गया। पुलिस लोगों को रोकने की बहुत कोशिश करती रही, लेकिन वो उसमें अनसक्सेसफुल रही, जिसके बाद देश में बहुत बड़े कम्युनल राइट्स भी हुए। दिल्ली, मुंबई, भोपाल, सूरत, अहमदाबाद, कानपुर ऐसी सिटीज में बहुत बड़े लेवल पर दंगे भड़क गए, जिसमें लगभग 2000 लोगों की डेथ हुई और बहुत से बीजेपी लीडर्स को भी कस्टडी में लिया गया। राम मंदिर के मुद्दे को पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा काफी लंबे समय तक इस्तेमाल किया गया है। रिलीजन के नाम पे हर पॉलिटिकल पार्टी हमेशा से वोट बैंक की राजनीति करती आई है। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए रिलीजन के नाम पे लोगों को डिवाइड करना बहुत इजी हो जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज रिलीजन के नाम पे कैसे देश को तोड़ती है और कैसे लोगों को मैनिपुलेट करती है, इसके बारे में बताया गया है इस ऑडियो बुक हिंदू होने का धर्म में, जिसमें हिंदू धर्म की पूरी हिस्ट्री को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और इस ऑडियो बुक को आप सुन सकते हो कुकू एफएम पर। एक और ऑडियो बुक है बीजेपी देन वर्सेस नाउ। इस 1.5 घंटे की ऑडियो बुक में आपको पार्टी और इंडियन पॉलिटिक्स की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। और कुकू एफएम पे ऐसी बहुत सारी ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं, फिक्शन, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इन सब टॉपिक्स पर। इस ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म से आप कहीं पे भी बुक्स को ऑडियो की फॉर्म में सुन सकते हो और नॉलेज गेन कर सकते हो। अगर मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाओगे तो तुम्हें फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन पे 50% का ऑफ मिलेगा। जस्ट यूज माई कूपन कोड HARSH50। सो गो एंड चेक इट आउट। नाउ बैक टू द वीडियो। और विश्व हिंदू परिषद को भी बैन कर दिया गया। लेकिन चीजें यहीं पे खत्म नहीं हुई। इंडियन मुजाहिदीन जैसे जिहादी ग्रुप्स बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन को टेरर अटैक का एक कारण बताते हैं, और 1993 में मुंबई में हुए बॉम्ब ब्लास्ट की शुरुआत होती है। 1993 में डिस्प्यूटेड एरिया के लैंड को गवर्नमेंट के द्वारा एक्वायर कर लिया जाता है, और फिर साल 2002 में अयोध्या टाइटल डिस्प्यूट फिर से शुरू होता है। अब 2003 की मार्च में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्प्यूट साइट्स पर जाती है, जहां एक्सकेवेशन का काम इलाहाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन में होता है। अब उसी साल के अगस्त के महीने में ASI अपने सर्वे की रिपोर्ट्स में ये क्लियर कर देती है कि मस्जिद के नीचे 10th सेंचुरी में रहे हिंदू टेंपल के रिमेन्स मिले हैं, जिससे ये बात एकदम साफ हो जाती है कि मस्जिद को मंदिर के ऊपर ही बनाया गया था। लेकिन मुस्लिम साइड ASI के इस सर्वे पर क्वेश्चन रेज करती है, और बहुत सारी हियरिंग्स के बाद सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट लैंड स्प्लिट करने की जजमेंट देता है, जिसमें कहा गया था कि डिस्प्यूटेड लैंड का 1/3 सुन्नी वक्फ बोर्ड को, 1/3 निर्मोही अखाड़ा और 1/3
रामलला को दिया जाएगा। लेकिन मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस डिसीजन को स्ट्रेंज बताते हुए कहती है, जब किसी भी पार्टी की लैंड को स्प्लिट करने की डिमांड है ही नहीं तो ये लैंड स्प्लिट करने की जजमेंट कैसे पास हो रही है। साल 2017 में जगदीश सिंह दोनों साइड की डिस्प्यूटेड लैंड मैटर को कोर्ट से बाहर सॉल्व करने की एडवाइस देते हैं और फिर इसी साल 3 जजेस की बेंच सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई को शुरू करती है। अब फाइनली 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट पास करता है। वो ऑर्डर करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को राम मंदिर के निर्माण के लिए 3 महीने के अंदर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का फॉर्मेशन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट एंटायर डिस्प्यूटेड एरिया की लैंड को, जो कि 2.77 एकर्स था, उसे राम मंदिर के लिए अलॉट कर देती है। टेंपल कंस्ट्रक्शन के लिए पूरा एरिया अलॉट कर दिया जाता है। अब यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को भी मस्जिद के निर्माण के लिए अयोध्या में ही 5 एकड़ लैंड दे दी जाती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद के 2010 के इस डिसीजन को गलत ठहराता है और 1992 में हुए बाबरी डिमोलिशन और 1949 के इंसिडेंट्स को भी वायलेशन ऑफ लॉज बताता है। अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के 4 महीने बाद यानी साल 2020 में राम मंदिर के फर्स्ट फेज का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है और अभी कुछ ही दिनों में मंदिर सभी लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। मंदिर को जिस एंशिएंट टेंपल स्टाइल से बनाया जा रहा है उसे नागर स्टाइल बोला जाता है। मध्य प्रदेश में वर्ल्ड फेमस खाजुराहो टेंपल को भी नागर स्टाइल में ही बनाया गया है। इसके अलावा कोणार्क सूर्य मंदिर को भी इसी स्टाइल में बनाया गया है। मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए राजस्थान के मकराला मार्बल और पिंक सैंडस्टोन का यूज किया गया है। तमिलनाडु और तेलंगाना के ग्रेनाइट स्टोन्स के साथ साथ मध्य प्रदेश के कलर्ड मार्बल्स का भी यूज किया गया है। राम मंदिर के डिजाइन को गुजरात के सोमपुरा फैमिली के चंद्रक्रांत सोमपुरा ने बनाया है। इनकी फैमिली पिछली 15 जनरेशन से टेंपल आर्किटेक्चर का काम कर रही है। गुजरात के सोमनाथ टेंपल का डिजाइन भी चंद्रकांत सोमपुरा के फादर ने ही तैयार किया था और दुनिया भर में इनकी फैमिली 100 से भी ज्यादा टेंपल्स को डिजाइन कर चुकी है। और राम मंदिर में स्थित राम भगवान की मूर्ति को कर्नाटक के एक मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया है। लगभग 900 करोड़ में तैयार हुए राम मंदिर में 25,000 से ज्यादा लोगों के लिए लॉकर फैसिलिटीज होंगी और बेसिक मेडिकल सर्विसेज भी अवेलेबल होंगी। अब कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट है कि इन 900 करोड़ में बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल बन सकते थे। 900 करोड़ एक मंदिर में लगाना। अब देखो, इंडिया की जो टूरिज्म इकोनॉमी है उसमें काफी हद तक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रिलीजियस टूरिज्म का है और रिलीजियस टूरिज्म में से भी सबसे बड़ा चंक जो आता है वो हिंदू टेंपल से आता है। नेशनल सैंपल सर्वे की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की टेंपल इकोनॉमी लगभग 3.2 लाख करोड़ की है, जो कि इंडिया की जीडीपी का टोटल 2.32% है। इंडिया में रिलीजियस टूरिज्म एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। साथ ही साथ ये बहुत सारे लोगों के लिए एक एम्प्लॉयमेंट सोर्स भी है, क्योंकि रिलीजियस रिचुअल्स में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स की डिमांड को मीट करने के लिए बहुत सारी वर्कफोर्स लगती है, जिससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उत्तराखंड में होने वाली 4 धाम यात्रा। अब उत्तराखंड कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब तो है नहीं, तो हर साल होने वाली 4 धाम यात्रा उत्तराखंड स्टेट की एक बैकबोन है। हर साल लगभग 10 लाख लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस यात्रा से एम्प्लॉयमेंट मिलता है। वहीं स्टेट गवर्नमेंट को हर साल यात्रा से 7500 करोड़ का रेवेन्यू भी होता है। इसका एक और फ्रेश एग्जांपल है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, जहां पिछले 2 सालों में 12 करोड़ डिवोटीज दर्शन करने के लिए आए हैं। अब जब इतने बड़े नंबर्स में लोग आते हैं तो आसपास की इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती हैं, जिसमें होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन, इनसे जुड़े लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और काम मिलता है। अब इस डेटा से ये क्लियर हो जाता है कि इंडिया के अंदर रिलीजियस टूरिज्म एक एम्प्लॉयमेंट का और रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है। और राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के बाद अयोध्या में भी बहुत सारे एक्सप्रेसवेज और एयरपोर्ट जैसी फैसिलिटीज बढ़ती जा रही हैं। मंदिर के कंस्ट्रक्शन के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में भी एक बहुत बड़ा प्राइस राइज देखने के लिए मिला है। अब राम मंदिर के इनॉग्रेशन के बाद लाखों भक्त दर्शन करने के लिए आएंगे, जिससे रिलीजियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज के साथ साथ होटल, रेस्टोरेंट्स और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी एक बहुत बड़ा बूम आएगा और लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। अब लास्ट में अगर राम मंदिर और इसके आसपास में होने वाली पॉलिटिक्स पर बात करें, 1986 के इंसिडेंट्स के बाद ये तो क्लियर हो जाता है कि राजीव गांधी ने भी खुद राम मंदिर के इस इंसिडेंट को इलेक्शन पर्पस के लिए एज अ वोट बैंक यूज करने की कोशिश करी थी। हाउएवर बीजेपी और वीएचपी 1984 में लॉन्च हुए राम जन्मभूमि मूवमेंट से वो इस मुद्दे पर एक अच्छी पकड़ बना पाए थे। देखो, जब तक वोट्स की बात थी तब तक हर पार्टी ने राम मंदिर को अपने एजेंडा में रखा। अब चाहे बात बीजेपी की हो, बीजेपी ने अपने प्राइमरी एजेंडा में राम मंदिर को रखा, जिसे वो आज एक्सेप्ट भी करते हैं। अब कुछ लोग शायद इस बात को डाइजेस्ट कर पाए या ना कर पाए। सबसे पहली बात तो मुझे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना राइट विंग से ना लेफ्ट विंग से, क्योंकि बीजेपी का प्राइमरी एजेंडा राम मंदिर था और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया। इसीलिए राम मंदिर निर्माण का पॉलिटिकल गेन आज बीजेपी को होगा। अब इस बात को कोई भी खुले में एडमिट नहीं करता कि इंडिया में वोट बैंक की पॉलिटिक्स हर जगह है। आप छोटे से छोटे जिलों में चले जाओ, कस्बों में चले जाओ, गाँव में चले जाओ,
आपको हर लेवल पे वो देखने के लिए मिलेगी। तो अभी पॉलिटिक्स को एक साइड रखो और राम मंदिर की खुशी बनाओ। होपफुली हमें भी रामलला के दर्शन करने का जल्दी मौका मिले। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा लाइव चैनल और व्लॉग चैनल दोनों चैनल चेकआउट करना। जो अच्छा लगे उसे सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय।